स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। हम लोग मैट्रिक्स में आज थर्ड लेक्चर आप लोग के साथ शेयर करेंगे। अभी तक हम लोग एकदम बेसिक लेवल का डिस्कशन किए थे, कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस किए लास्ट क्लास में, और इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस देखे थे। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होता है तो उसमें कैसे होता है, उसके लिए क्या होता है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट दोनों मैट्रिक्स का इक्वल होना चाहिए। ठीक है दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होगा जब दोनों का क्रॉसपॉन्डिंग जो है एलिमेंट्स आपस में इक्वल होगा, तभी वो मैट्रिक्स इक्वल होगा। ठीक है, जैसे हम एक क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। इफ़ a minus 2b 3c minus 4d 2a plus b और c plus 2d is equal to 2, 3, 5, 1, then find a, b, c and d। ठीक है, 2/2 ऑर्डर का है, 2/3 भी हो सकता है, मतलब क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करना है। ठीक है, तो इक्वेट करो। a minus 2b इक्वल टू क्या, 2। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और ये वाला इक्वेट करो इसके साथ। 2a प्लस b इक्वल टू कितना, 5। इसको सेकेंड मान लो, दोनों को सॉल्व करो। फ्रॉम फर्स्ट प्लस 2 इंटू सेकेंड, इससे 2b कैंसिल हो जाएगा, यानी 5a हो जाएगा। 10 प्लस 2 12, यानी a इक्वल टू 12/5। ये a का वैल्यू निकल गया। फ्रॉम सेकेंड अगर हम b निकालें, 5 माइनस 2a, मतलब 5 माइनस कितना हो गया, 24/5, नहीं 25 माइनस 24, 1/5 है ना, ये हो गया b का वैल्यू। उसी प्रकार हम लोग सी डी निकालेंगे। 3c माइनस 4d इक्वल टू 3, इसको 1 मान लो। c प्लस 2d इक्वल टू 1, इसको 2 मान लो और सॉल्व करो। फ्रॉम फर्स्ट प्लस यहाँ भी 2 इंटू सेकेंड हो रहा है संयोग से, तो क्या करोगे, 5c इज इक्वल टू 5, यानी c इक्वल टू कितना, 1। c निकल गया। फ्रॉम सेकेंड 2d इक्वल टू 1 माइनस c, मतलब 0, तो d इक्वल टू क्या निकल गया, 0। ये आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग कुछ अब नया टॉपिक इसमें मैट्रिक्स में स्टार्ट करते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब किसी स्केलर क्वांटिटी से अगर किसी नंबर से अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है ना। इफ़ a इक्वल टू aij, ऑर्डर m/n, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, देन k इंटू a अगर लिखना है तो पूरे एलिमेंट मल्टीप्लाइड हो जाएगा, k इंटू aij। ये रूल डिटर्मिनेंट में भी था, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता था, किसी एक रो में अगर मल्टीप्लाई करते थे किसी नंबर से तो डिटर्मिनेंट उतना से मल्टीप्लाइड हो जाता था, नहीं अगर दूसरे में भी किए तो वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ अगर किसी नंबर से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिए तो सारा एलिमेंट मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, उस नंबर से। जैसे एग्जांपल, अगर a इक्वल टू दिया हुआ है 2, 5, 7, 1, 0, 3, और अगर निकालना तुम्हें 2a, तो सारा एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 4, 10, 14, ये भी 2, 0, 6, इस रिजल्ट। ठीक है, सेम नंबर से सारे में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और कॉमन भी ले सकते हैं। अगर मान लो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2, 4, 8, 12, 6, 10, 1, 0, 12, कुछ और भी ले सकते हो, -12,
नेगेटिव भी ले सकते हैं, और 6। चल ये मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं है। अगर ये डिटर्मिनेंट होता, ध्यान से समझना एकदम, आप लोग यहाँ पे एकदम सीरियस समझना, अगर ये डिटर्मिनेंट होता तो हम क्या करते, फर्स्ट रो से भी 2 कॉमन ले सकते थे, सेकेंड रो से भी 2 कॉमन ले लेंगे, हालांकि यहाँ 1 है तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाता, ठीक है। लेकिन डिटर्मिनेंट है नहीं, ये ध्यान रखना है। 6 3 5 1/2 0 -1 3, तो ये गलत है। सही क्या होगा, सिर्फ एक 2 लेना है, ठीक है, मतलब पूरे में से सिर्फ एक 2 निकलेगा कॉमन, ठीक है, सारे एलिमेंट से एक ही साथ कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में। एक और बात समझ लो, अगर मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके अंदर के सारे एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और कॉमन भी लेंगे तो सारे में से एक साथ कॉमन लेना है, ठीक है। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता था, रो वाइज प्रत्येक रो से अलग अलग कॉमन होता था, नहीं, तो यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। यही डिफरेंस है मैट्रिक्स के और डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट में, है ना। और इसको एक्सपेंड भी नहीं कर सकते, जैसा कि हम जानते हैं अगर 3 ऑर्डर का है, 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, फिर भी इसको हम लोग एक्सपेंड नहीं कर सकते। हम पीछे के क्लास में बताए थे ऐसा, हालांकि डिटर्मिनेंट रहता है तब हम लोग एक्सपेंड करते हैं। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो फिर अपना ये हो जाएगा, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल करवाते हैं, नोट करिए आप। देखिए, इफ a is equal to 2 6 10 0 -4 8 12 20 और माइनस कुछ भी ले लो, सोच के नहीं लिए, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर दिया हुआ है देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो अगर डिटर्मिनेंट निकालना होगा तब तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। एंड 2 चीज़ निकालने के लिए दे रहे हैं, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड 2a। तो डिटर्मिनेंट खाली निकालो, निकालते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करते हैं, मैट्रिक्स के बदले डिटर्मिनेंट लिख देंगे, ठीक है। 2 6 10 0 -4 8 12 20 और -8। अब हमारे पास फ्रीडम है, चूँकि अभी डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं है, प्रत्येक रो या प्रत्येक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। पहला रो से क्या 2 कॉमन आ रहा है, दूसरा रो से क्या कॉमन आ रहा है 4, तीसरा रो से क्या कॉमन आ रहा है ऑल्सो 4, इसमें क्या बच गया 1, इसमें बच गया 3 5 0 -1 2 3 5 -2। इससे हम लोग को कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा, नहीं 16 × 2 32, और बाकी तो आप लोग जानते हो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना। फर्स्ट कॉलम का लोग ही कर लेते हैं सॉल्व, तो 1 × क्या होगा, ये और ये ख़त्म, 2 - 10 -7 0 हो गया, +3 × ये और ये ख़त्म, 6 + 5, तो 32 × कितना आ गया 11 × 3 33 -7 33 और -7 26, जो भी कैलकुलेट कर लो ये आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में रहता है तो हम लोग जैसा कि जानते हैं सारे में से एक साथ कॉमन लेना होता है, 3 6 9 12 15 0। अब हम यहाँ कॉमन इसमें से 3 और इसमें से भी 3 नहीं ले सकते, एक ही साथ 3 कॉमन लेना होगा, 1 2 3 4 5 0 ऐसे कर सकते हैं। हालांकि डिटर्मिनेंट इसका निकाल नहीं सकते क्योंकि ये 2/3 ऑर्डर है। डिटर्मिनेंट किसका निकाल सकते हैं, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, है ना। ये 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स था, इससे डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं इसका, ठीक है।
एनसीईआरटी में कुछ डिटर्मिनेंट का चैप्टर में क्वेश्चन हम छोड़े थे, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चंस था, ठीक है। मैट्रिक्स का सिंबल था, उसका डिटर्मिनेंट निकालना था, कुछ ऐसा ही प्रॉपर्टी सब यूज होगा। हालांकि डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है वो सब आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ हम नोट बता दे रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए, इसको आप लोग समझो सही से। अगर m प्लस एन इंटू मैट्रिक्स है, इसको m मैट्रिक्स है प्लस n मैट्रिक्स ए लिख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग ब्रैकेट खोल सकते हैं, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी है। अगर m माइनस एन इंटू मैट्रिक्स से रहेगा, m मैट्रिक्स है माइनस n मैट्रिक्स से भी लिख सकते हैं। अगर m इंटू ए प्लस बी मैट्रिक्स तब हम m मैट्रिक्स ए प्लस m मैट्रिक्स बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर m इंटू मैट्रिक्स है इंटू n तो इसको लिख सकते हैं n इंटू मैट्रिक्स है इंटू m या mn इंटू मैट्रिक्स है ना। मतलब स्केलर किधर से भी मल्टीप्लाई होगा तो कोई इशू नहीं है मैट्रिक्स में, ठीक है। हाँ, अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा इशू बनेगा, ठीक है। वहाँ पे ए बी और बी ए सब अलग अलग आता है, ठीक है, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब किसी मैट्रिक्स में स्केलर क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो बाकी इसका प्रॉपर्टीज सब हम आगे देखेंगे और बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है आप लोगों को, ठीक है। इस पर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल करवाते हैं। चलिए उस पेज में करवाते हैं, नोट करिए फिलहाल। हम इस पे एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। आप लोग देखिए, इफ 2a प्लस 3b इज इक्वल टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी सब में भी मिलेगा आपको, 3 6 कुछ भी, ये डाटा सोर्स के नहीं लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। एंड और ये ए और बी मैट्रिक्स है, ठीक है। एंड ए माइनस 2b इज इक्वल टू ये भी कुछ भी लिए, सोच के नहीं लेना है, ठीक है। देन फाइंड मैट्रिसेस ए एंड बी। यहाँ अलग अलग मैट्रिक्स नहीं दिया है, मैट्रिक्स में ही इक्वेशन दे दिया है और ए और बी मैट्रिक्स को अलग सेपरेट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, तो बेटा 2a प्लस 3b दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 माइनस 5 3 6। ज़रूरी नहीं कि स्क्वायर फॉर्म में रहे, किसी फॉर्म में हो सकता है, 2/3 ऑर्डर हो सकता है, 3/3, मतलब यहाँ पे ऑर्डर से कोई खास मतलब नहीं है, ठीक है। इसको 1 मान। और दूसरा दिया a माइनस 2b मैट्रिक्स, कितना दिया है 1 0 5 2, इसको सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट माइनस 2 इंटू सेकेंड। ऐसा करने से क्या होगा, ए कैंसिल हो जाएगा नहीं, और ये रिजल्ट क्या होगा 7b 3b माइनस माइनस 4b यानी 7b, ठीक है, इज इक्वल टू, या इसको हम थोड़ा लिख भी देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा ज़्यादा हेल्प मिले। फर्स्ट माइनस 2 इंटू सेकेंड, ठीक है। 2a तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो अब देखते हैं, इज इक्वल टू, फर्स्ट ये है 2 माइनस 5 3 6 माइनस 2 इंटू सेकेंड, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू कितना 1 0 5 2। यहाँ मैट्रिक्स अभी स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज होगा नहीं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 7b निकालते हैं। 7b इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस 5 3 6 और माइनस
अब इसको सारा नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 0 10 4। ठीक है बेटा। अब सब्ट्रैक्शन पढ़े थे आप लोग, निकाल लीजिए। 2 - 2 कितना 0, -5 - 0 -5, 3 - 10 -7, 6 - 4 2, 7 भी इक्वल टू दिस, इसीलिए b इक्वल टू कितना हो गया 1/7 इंटू 0 -5 -7 2। यहाँ भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं, जो मल्टीप्लाई के लिए होता है वो डिवाइड के लिए होगा। 7 से आप सब में डिवाइड कर सकते हो चाहो तो। 0 -5/7 -1 और 2/7, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। कौन किसका? मैट्रिक्स बी का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग को मैट्रिक्स ए निकालना है, तो हम लोग वहाँ से निकाल लेते हैं फ्रॉम सेकेंड। मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या होगा 1 0 5 2 और +2 भी ना। चलो इक्वल टू 1 0 5 2 +2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स बी 0 -5/7 -1 2/7 इज इक्वल टू 1 0 5 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लो 0 -10/7 -2 और 4/7। अब एडिशन ऑफ ट्रू मैट्रिक्स हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट ऐड हो जाएगा, तो 1 + 0 कितना 1 + 0 ये कितना हो गया 0 -10/7, ये कितना हो गया 5 + -2, तो 5 - 2 लिख सकते हैं। और ये कितना हो गया 2 + 4/7। तो इन सभी को कैलकुलेट कर लो, कितना आ गया 1 -10/7 और ये कितना आ गया 3 और ये 14 + 4 18/7। ये मैट्रिक्स ए हो गया, ये मैट्रिक्स बी निकला था और ये मैट्रिक्स ए निकल गया, दोनों मैट्रिक्स सेपरेट कर दी। तो अब इसमें कैसा भी रह सकता है, इस तरह का क्वेश्चन फेमस है, बहुत सारा एनसीईआरटी में मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, इसके जगह पे किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स ले सकता है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि जिस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स लेंगे उसी ऑर्डर का ये रहेगा, तभी इक्वेशन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं सॉल्व होगा। अगर ये 2/2 है और अगर हम यहाँ ले लेते मान लो 3 और 10, तब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। ठीक है, क्योंकि फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का डेफिनेशन फेल हो जाता है। जैसा कि हम लास्ट क्लास में बताए थे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिफाइन किस में होता है, सेम ऑर्डर मैट्रिक्स में। तो इसी कारण से एलिमेंट जो भी ले ऑर्डर मेंटेन रखना है। ठीक है, सेम ऑर्डर रहना चाहिए। चलिए आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद देखते हैं आगे। तो अब हम लोग इसमें एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रू मैट्रिसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छा से आप लोग समझना है ना, इसमें थोड़ा ध्यान लगा के समझना है, कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो अस्थिर दिमाग से कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इफ ए इक्वल टू Aij, ऑर्डर है m/n। ठीक है, एंड b इक्वल टू Bij, ऑर्डर है n/p। ये ध्यान रखना, ये जो बेटा है m/n, ये क्या इंडिकेट करता है, m नंबर ऑफ रोज और n क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पर ये नंबर ऑफ रोज और p क्या है नंबर ऑफ कॉलम। तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर होना एकदम ज़रूरी है। ये n और ये n देखो है ना बराबर। अगर हम यहाँ कुछ और ले लेंगे तो फिर डिफाइन नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन, वो आगे देखेंगे हम। पहले लिखिए आप, इफ a इक्वल टू इतना b इक्वल टू इतना, देन इट्स multiplication AB is defined as AB इक्वल टू, एक नया चीज़ निकल के आएगा Cij और ऑर्डर हो जाएगा m/p। अब ये Cij कैसे निकलेगा वो हम, C वाला को फैक्टर नहीं है ना, इसी का है, बताते हैं कैसे करना है। ठीक है, एक दो पॉइंट हम पहले लिख दे रहे हैं, इसको आप लोग समझना।
इन मल्टीप्लिकेशन ए बी, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स है ना ऑफ ए सेम एज मस्ट बी इक्वल टू लिखते हैं, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। मल्टीप्लिकेशन ए बी तभी संभव होगा जब नंबर ऑफ कॉलम ए का जो है ना इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो इन बी। यानी कि डिटरमिनेंट में समझाए थे वी यूज ओनली रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन। डिटरमिनेंट में 4 तरह के मल्टीप्लिकेशन पढ़े थे, रो बाय रो भी कर सकते थे, कॉलम बाय कॉलम भी कर सकते थे, कॉलम बाय रो भी कर सकते थे, लेकिन हम वहाँ बताए थे कि रो बाय कॉलम पे ही प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, क्योंकि मैट्रिक्स में सिर्फ रो बाय कॉलम पॉसिबल है। अभी बताते हैं कैसे पॉसिबल है। फिलहाल एक पॉइंट और लिखते हैं, इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए और बी अगर दो मैट्रिक्स है ए बी और बी ए जनरली इक्वल नहीं होता है। ये सिर्फ एक केस में इक्वल होगा जब इन्वर्स मैट्रिक्स होगा। यहाँ लिख देते हैं एक्सेप्ट इन्वर्स मैट्रिक्स। इन्वर्स मैट्रिक्स को छोड़ करके बाकी सभी के लिए ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, हाँ एक और केस में ये इक्वल हो सकता है, जैसे कि अगर a इंटू आई इजकल टू आई इंटू ए, ये इक्वल हो सकता है। यूनिट मैट्रिक्स को इधर से मल्टीप्लाई करो या इधर से, है ना, यानी आई बराबर यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेम एज स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ए में आई इधर से मल्टीप्लाई करो या इधर से इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन और अगर दो अलग अलग मैट्रिक्स रहेगा तो उस केस में ए बी और बी ए जनरली इक्वल नहीं होगा। इक्वल तब होगा जब ए और बी आपस में इन्वर्स हो। यहाँ लिख दिया एक्सेप्ट इन्वर्स मैट्रिक्स, ठीक है। अगर बी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स होगा तब ए बी और बी ए इक्वल होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होता है ना। आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल सब समझते हैं हम लोग। पहले आप लोग इसको अच्छे से समझें। तो एक बार हम फिर से क्लियर करते हैं, ए का जो है कॉलम का संख्या बी के रो की संख्या के बराबर होगा, तभी ए और बी पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर बी ए निकालना होगा तो फिर बी का कॉलम ए के रो के इक्वल करना होगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि दोनों डिफाइंड हो, कोई एक डिफाइंड होगा, कोई एक नहीं भी डिफाइंड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल, ठीक है। ए अगर कोई मैट्रिक्स है, अभी एग्जाम्पल उधर लेंगे, अभी जगह का मैं थोड़ा छोटा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैट्रिक्स है 2/2 एंड बी मैट्रिक्स है 3/2। तो आप लोग बताओ क्या ए बी डिफाइंड होगा? यहाँ इसका ए का कॉलम बी के रो इक्वल नहीं है। हियर A into B is not defined. A into B डिफाइंड नहीं है बिकॉज A का जो कॉलम का संख्या है B के रो की संख्या के बराबर नहीं है, इसीलिए। बट B इंटू ए है कि नहीं, ये देखो यहाँ B का कितना है थी कॉलम 2 और A का रो कितना है 2 ऑल्सो, इक्वल हो गया। B A इज डिफाइंड
एंड ऑर्डर ऑफ बी ए इज, तो अब इसका जो है कॉलम इसके रो के बराबर है, तो इसका रो इसका कॉलम, ये ऑर्डर बन जाता है 3/2। बी ए का ऑर्डर 3/2 होगा। ये सब आगे समझ में आएगा, अभी हम इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल देंगे तो समझ में आएगा। एक और बार हम क्लियर कर दे रहे हैं, ए और बी दो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर m/n, इसका n/p। तो इसका देखो n यानी कॉलम, इसका रो, दोनों इक्वल होगा तभी a इंटू बी डिफाइंड है। देन इट्स मल्टीप्लीकेशन ए बी इज डिफाइंड एज, अब ये CIJ कैसे आता है वो आगे बताएंगे, ठीक है। m/p कैसे, इसका रो इसका कॉलम बच गया है, ठीक है। इन मल्टीप्लीकेशन ए बी है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स है ना ऑफ ए, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए लिखो, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। ए का कॉलम बी के रो के इक्वल होगा तभी ए बी मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड होगा। यहाँ नीचे लिख दिए वी यूज ओनली रो बाय कॉलम। हम 4 तरह का मल्टीप्लीकेशन सीखे थे डिटरमिनेंट में, उसमें से सिर्फ एक वाला यूज होगा यहाँ, रो बाय कॉलम मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ऐसे अभी हम काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे इस पर। जनरली ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता है ना, और ये इक्वल तभी होगा जब इन्वर्स मैट्रिक्स होगा। ये इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है वो आगे हम समझाएंगे, ठीक है। और यूनिट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पे इक्वल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल देख लीजिए, नोट करिए, फिर आगे समझाते हैं। तो देखते हैं इस पर एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अगर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड मैट्रिक्स बी दिया हुआ है L1 M1 N1 L2 M2 N2, तो आप देख रहे हो इसका ऑर्डर कितना है 2/3, इसका ऑर्डर कितना है 3/2। अब पहले चेक करो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है भी या नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि ना ए बी निकलेगा नहीं बी ए निकलेगा, ऐसा भी हो सकता है ना। देखिए यहाँ पर इसका कॉलम, ए का कॉलम कितना है 3, बी का रो कितना है 3, तो मतलब ए बी डिफाइंड है, ठीक है। बी का कॉलम कितना है, अब बी ए डिफाइंड करते हैं, तो बी का कॉलम कितना है 2 और ए का रो 2 है, यानी यहाँ बी ए भी डिफाइंड है। यहाँ लिख देते हैं हियर ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, दोनों ही डिफाइंड है। और ऑर्डर क्या निकल के आएगा ये हम देखते हैं अभी, ठीक है। चलिए बारीकी से समझिए, ए बी निकालते हैं। A1 B1 C1 A2 B2 C2, बी निकालो L1 M1 N1 L2 M2 N2। तो देखो बेटा इसका 3 गायब हो जाएगा, यानी 2/2 ऑर्डर बन के आना चाहिए। अभी देखते हैं हम क्या करने वाले, फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम के साथ एसोसिएट करेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। यानी A1 L1 मल्टीप्लिकेशन आप डिटरमिनेंट में कर रहे थे वही वाला है सेम, A1 L1 प्लस B1 M1 प्लस C1 N1, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई करना है, A1 L2 प्लस B1 M2 प्लस C1 N2, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पर आएगा A2 L1 प्लस B2 M1 प्लस C2 N1, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A2 L2 प्लस B2 M2 प्लस C2 N2। ऑर्डर क्या दिख रहा है 2/2। अब अगर हम लोग को रेंडमली किसी को चेक करना है, मान लो इसको चेक करना है कि कौन सा पोजीशन है, देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका सेकेंड रो जाएंगे, इसका फर्स्ट कॉलम जाएंगे और चेक कर लेंगे A2 L1 B2 M1 C2 N1 वही है। अब सोचो अगर ये हमारा 2/3 है और ये अगर 2/2 ही ऑर्डर रहता, मान लो हम एक मिटा देते हैं, तो कैसे मल्टीप्लाई करते, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना ही होगा, तो A1 L1 ठीक है, B1 M1 वो भी ठीक है, लेकिन C1 किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके लिए तो कोई एलिमेंट ही नहीं है यहाँ पर,
C1 के साथ इसका एलिमेंट इधर है ही नहीं मल्टीप्लाई होने के लिए, इसीलिए ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। तो इसी कारण इसका जो है कॉलम जैसा कि हम जानते हैं नंबर ऑफ कॉलम मतलब क्या होता है, एक रो में जितना एलिमेंट होता है, एक रो में जितना एलिमेंट होता है वो नंबर ऑफ कॉलम इंडिकेट करता है। और नंबर ऑफ रो मतलब क्या होता है, एक कॉलम में जितना एलिमेंट होगा वो नंबर ऑफ रो इंडिकेट करता है। तो इसका नंबर ऑफ कॉलम, इसका नंबर ऑफ रो जब इक्वल होगा तब प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे से एसोसिएट कर जाएगा, नहीं। तो L1 M1 N1 L2 M2 N2 ये था हमारा मेन, ठीक है। समझ में आ गया। इसका रो इसका कॉलम एसोसिएट करेगा, तो रो चूंकि हम लोग करना क्या है, रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन सिर्फ करना है। तो रो बाय कॉलम मतलब क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम एसोसिएट होना चाहिए। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो में मतलब हो गया कि मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के रो में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है वो डिसाइड कौन करता है, नंबर ऑफ कॉलम डिसाइड करता है, नहीं। जितना संख्या में कॉलम होगा उतना ही ना एक रो में एलिमेंट होगा, क्लियर। सेकेंड मैट्रिक्स में जो है नंबर ऑफ रो इक्वल है ना, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए। तो नंबर ऑफ रो का मतलब क्या होता है, एक कॉलम में जितना एलिमेंट होता है वो नंबर ऑफ रो इंडिकेट करता है। तो अब चूंकि रो और कॉलम एसोसिएट करेगा तो इसीलिए हम लोगों का फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम है ना, नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो अगर इक्वल होगा तभी सारा एलिमेंट एक दूसरे से एसोसिएट कर पाएगा और मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो हम देखते हैं BA निकाल करके, ठीक है। BA तो पहले B लिखो, क्या होगा L1 M1 N1 L2 M2। कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। A लिखो, उसके बाद हमेशा ऐसे लिख करके बनाना चाहिए, तब गलत होने के चांस कम रहेगा, ठीक है। A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब इसको हम लोग, अब देखो बेटा ये 3/2 ये 2/3, तो इसका 2 गायब, तो 3/3 ऑर्डर क्रिएट होगा मैट्रिक्स, ठीक है। देखो 2/3 है, ये 3/2 है ना, और ये कितना है 2/3, तो इसका 2 और इसका 2 गायब हो जाएगा और 3/3 बचेगा। ये लिखना जरूरी नहीं है ऑर्डर को, ठीक है, समझाने के लिए लिखे हैं। चलिए अब देखिए, इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो फर्स्ट रो में कितना एलिमेंट है 2 और इसके फर्स्ट कॉलम में भी 2 एलिमेंट है, तो मतलब सही बात चल रहा है। अगर इसके फर्स्ट रो में 2 और यहाँ 3 एलिमेंट हो जाता तो क्या पॉसिबल था मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसका तीसरा एलिमेंट इधर वाला के लिए कोई एलिमेंट नहीं है इधर, है ना, मल्टीप्लाई करने के लिए, तो इस कारण से ऐसा होना चाहिए। चलिए देखते हैं A1 क्या हो गया, L1 A1 L2 A2 प्लस L2 A2, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किए, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करेंगे तो L1 B1 प्लस L2 B2, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम L1 C1 प्लस L2 C2, ठीक है। फिर इसका सेकेंड रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, M1 A1 M2 A2 M1 B1 M2 B2 M1 C1 M1 C1 M2 C2, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। मान लो कहीं फॉल्ट आ गया, आंसर नहीं मैच हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया था, मान लो कि इसको चेक करना चाहते हैं ये वाला पोजीशन को, ये देखना सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है, तो इसका सेकेंड रो लेंगे, इसका सेकेंड कॉलम लेंगे, चेक कर लेंगे। देखो M1 B1 प्लस M2 B2 वही होना चाहिए, M1 B1 M2 B2, इस प्रकार हम लोग चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा N1 A1 प्लस N2 A2, फिर इसका थर्ड रो सेकेंड कॉलम N1 B1 थर्ड रो सेकेंड कॉलम का स्थान पर लिखा है N1 B1 प्लस N2 B2, फिर इसका थर्ड रो थर्ड कॉलम N1
C1 प्लस N2 C2, दिस इज ऑर्डर 3/3। तो समझ में आ गया होगा, BA भी निकल सकता है इसका और AB भी निकल सकता है इसका, ठीक है। सब में ऐसा नहीं होगा। चलिए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसको, ठीक है। इफ A इक्वल टू दिया हुआ है 2 3 5 1 4 6 एंड B इक्वल टू 2 0 1 2 0 5 -2, कुछ भी रह सकता है, एलिमेंट सोच के नहीं लेना है ना। इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो बेटा, A का ऑर्डर कितना है 2/3 और B का ऑर्डर कितना है 2/2। तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल नहीं है, मतलब क्या होगा, AB नॉट डिफाइंड। और BA, तो देखो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, BA डिफाइंड। और ऑर्डर क्या हो जाएगा BA का, ये 2 और ये 2 खत्म, बस क्या जाएगा 2/3 ऑर्डर। BA का ऑर्डर होगा 2/3। तो हम BA ही निकालेंगे, क्योंकि AB तो निकलेगा ही नहीं। B पहले लिखो 2 0 5 -2 और इसके बाद A लिखो 2 3 5 1 4 6। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये रो इस कॉलम से एसोसिएट होगा, तो क्या होगा 4 + 0, ठीक है। ये रो इससे होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कितना होगा 6 + 0, ये कितना होगा 10 + 0। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 10 - 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 15 - 12 सॉरी 8, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 25 - 12। कैलकुलेट कर लो। ये स्टेप को हम स्किप भी कर सकते हैं, अभी समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। कितना होगा बताओ 4 6 10, ये 8 7 और ये 13। ऑर्डर कितना दिख रहा है 2/3। देखो ये ऑर्डर बताए थे कि होगा नहीं। अब मान लो कभी कभी ऐसा होगा कि चलो हमको 7 पे डाउट है कि 7 इसका यहाँ पे नहीं होना चाहिए, गलत है, तो हम कैसे चेक करेंगे, इतना सारा मेहनत तो नहीं करेंगे ना शुरू से, बस डायरेक्ट जाएंगे। ये 7 कहाँ पे है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, तो इसका लेंगे सेकेंड रो और इसका लेंगे सेकेंड कॉलम। तो 5 × 3 15 -2 × 8 -8, तो 15 - 8 कितना हो गया 7, मतलब सही है। अगर हमको रैंडमली चेक करना है इसको 10 को, भाई 10 में हमको डाउट लग रहा है कि ये गलत आंसर हो सकता है, तो 10 कैसे है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, नहीं तो इसका जाएंगे फर्स्ट रो, इसका जाएंगे थर्ड कॉलम, इसी का रिजल्ट होगा। फर्स्ट रो गुना करो 5 × 2 10, 0 × 6 0, 10 + 0 10, मतलब ये भी सही है। इस प्रकार हम लोग जहाँ कहीं डाउट होगा तो उसको इंडिविजुअली चेक कर सकते हैं, पूरा को शुरू से नहीं चेक करना पड़ेगा, समझ रहे। इसको बढ़िया से समझना। एक और एग्जांपल हम करवाते हैं अभी, ठीक है, इसको नोट करें। इस पर एक और एग्जांपल देखते हैं मल्टीप्लिकेशन पर, ठीक है। A = 1 - 2 3 5 6 0, B = 0 2 3 1 4 -3, कुछ भी ले सकते हैं, सोच के नहीं लिए हैं, है ना। अब देखना ये है कि AB और BA में से कौन डिफाइंड है। देखो A का ऑर्डर कितना है 2/3, B का ऑर्डर कितना है 3/2। अब यहाँ पर देखो AB, तो इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, मतलब AB डिफाइंड। BA देखो AB इज डिफाइंड, ठीक है। और ऑर्डर क्या बन के आएगा AB का, इसका AB निकाल लेना, A का कॉलम B का रो खत्म, तो 2/2 ऑर्डर बन के आएगा, नहीं ये पहले से पता है। और यहाँ बताओ BA डिफाइंड है कि नहीं, BA निकालोगे तो इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, ये भी चलेगा, BA इज डिफाइंड। और इसका ऑर्डर कितना बन के आएगा
ये 2 और ये 2 खत्म, तो 3/3 ऑर्डर बन के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हियर ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड। नहीं, दोनों को दोनों डिफाइंड है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं होगा। हम बताए थे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जनरली इक्वल नहीं होता है। ठीक है, बस कुछ केस में इन्वर्स और कुछ यूनिट मैट्रिक्स के केस में इक्वल हो सकता है, अदरवाइज इन जनरल इक्वल नहीं होता है कभी। ठीक है, चलिए हम लोग ए बी पहले निकालते हैं। क्या है, 1 - 2 3 5 6 0, बी 0 2 3 1 4 -3। ये ऑर्डर, ये 2/3, ये 3/2, तो 2/2 बनेगा, यहीं पर लिख देते हैं। चलिए, ये कॉलम इस रो से एसोसिएट होगा। ठीक है, तो क्या होगा बेटा बताओ, 0 -2 × -2 -2 × 2 -4 3 × 3 +9। ठीक है, फिर ये रो इस कॉलम से होगा, तो क्या होगा, 1 -2 × 4 -8 3 × -3 -9। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना, 0 +18 और फिर से 0। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5 +24 +0। सारा कैलकुलेट हो गया और वैल्यू क्या दिया, 5, ये कितना, -16 +18 और ये कितना, 29। 2/2 दिख रहा है, ये आंसर है इसका। ठीक है, और अगर बी ए निकालना है तो हम पहले बी लिखेंगे, 0 2 3 1 4 -3। मान लो इसमें किसी स्टूडेंट का आंसर मान लो 18 नहीं है, 18 में फॉल्ट है, मतलब चेक करना है 18 सही है कि नहीं, डाउट है। तो ये कौन सा पोजीशन है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का पोजीशन। तुरंत से जाएंगे इसका सेकेंड रो, इसका फर्स्ट कॉलम चेक करेंगे। 5 × 0 5, 6 × 2 12, 6 × सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो फॉल्ट पकड़ा भी गया, 0 6 × 12 और ये 3, तो 12 होना चाहिए था, यहाँ 18 कैसे लिख दिया हम लोग। ठीक है, फाइनल रिजल्ट क्या होगा, 12। और किसी को चेक कर लेते, मतलब 29 को चेक करना है कैसे सही है कि नहीं। ये कौन सा पोजीशन है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसका सेकेंड रो इसका सेकेंड कॉलम में जाएंगे। 5 + 24 29 0 29। मान लो इसको चेक करना सही है कि नहीं, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसका फर्स्ट रो इसका सेकेंड कॉलम में तुरंत जाएंगे। 1 -8 -7 -9 -16 सही है। इस प्रकार हम लोग चेक कर सकते हैं तुरंत। ठीक है, चलिए बी ए निकालते हैं, बी ए, और बड़ा सावधानी से करना, देखते हो थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो बहुत सारा कैलकुलेशन है ना इसके अंदर, तो इसको पहले करना चाहिए कैलकुलेशन। ठीक है, बी ए 1 -2 3 5 6 0। इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, समझना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना होगा, 0 5 5। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 + 6 6। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 0 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 20 22। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -4 + 24 20। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 6 0 6। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 -15 -12। थर्ड रो सेकेंड कॉलम -6 और -18 -24। थर्ड रो थर्ड कॉलम 9 0 9। और आप देख सकते हो ऑर्डर क्या है, 3/3। इस प्रकार हम लोग निकालते हैं। मान लो किसी को रैंडमली चेक कर रहे हैं हम, कि मान लो हमको डाउट है कि चलो 6
आंसर गलत हो सकता है, एक बार चेक करते हैं। तो कौन सा पोजीशन है चेक करो, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का पोजीशन, तुरंत जाएंगे फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो और सेकेंड मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम और मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 3 6, 4 × 0 0, तो 6 + 0 कितना 6, मतलब ये सही है। आया समझ में? मान लो रेंडमली चेक करना है हमको इसको, ये कौन सा पोजीशन है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तुरंत फर्स्ट मैट्रिक्स का थर्ड रो जाएंगे, सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, 3 × 1 3 -3 × 5 -15, 3 -15 -12, मतलब ये भी सही है। तो इस प्रकार आप लोग को अगर चेक करना होगा तो डायरेक्ट कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को भी चेक कर सकते हैं, यानी कि शुरू से पूरा मल्टीप्लाई करना है फिर से, उससे टाइम बचेगा थोड़ा। ठीक है, चलिए ये तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन था, आप लोग समझ गए। इसका कुछ बेसिक प्रॉपर्टी बता रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, समझना सही से, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन का क्या प्रॉपर्टी है इसको देखते हैं। फर्स्ट, क्लोजर लॉ होल्ड्स, यानी कि ए और बी अगर दो मैट्रिक्स है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी एक मैट्रिक्स ही आ रहा है, कुछ और चीज़ नहीं आ जाएगा। ठीक है, हाँ डिफाइंड होना चाहिए, अगर डिफाइंड ही नहीं होगा, जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि ए बी डिफाइंड है और बी ए डिफाइंड ही नहीं है, या कभी कभी दोनों ही डिफाइंड नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ एग्जाम्पल अगर हम लेते तो अब जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ए है ऑर्डर 2/3 और बी है ऑर्डर मान लो 2/4। अब यहाँ देखो, ना तो ए बी डिफाइंड है ना ही बी ए डिफाइंड है। ए बी होने के लिए इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, नहीं है, और बी ए होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, ये भी नहीं है। हियर ए बी एंड बी ए बोथ नॉट डिफाइंड। ठीक है, ए बी एंड बी ए नॉट डिफाइंड। अगर दोनों भी सेम ऑर्डर कर लेंगे तब भी डिफाइंड होगा। मान लो ये भी 2/3 ले लेते हैं तब भी डिफाइंड नहीं होता। देखो इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, नहीं है, मतलब ए बी डिफाइंड नहीं है, इसका कॉलम इसके रो के बराबर नहीं है, मतलब बी ए डिफाइंड नहीं है, तो एंड सो ऑन। ठीक है, तो ए बी और बी ए दोनों ही डिफाइंड यहाँ नहीं होगा। तो ये तो हम लोग को जानना ही होगा ना कौन सा मैट्रिक्स डिफाइंड और कौन सा नहीं है। डिफाइंड होगा तभी क्लोजर लॉ होल्ड करेगा। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस देन ए बी, यानी लिख देते हैं इफ डिफाइंड इज ऑल्सो मैट्रिक्स, यानी ए और बी अगर दो मैट्रिक्स है तो ए इंटू बी भी एक मैट्रिक्स ही होगा, ये कह रहा है क्लोजर लॉ। ठीक है, सेकंड, कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड्स। कम्यूटेटिव लॉ यहाँ होल्ड नहीं करता, बताए भी थे, ए बी और बी ए तो बराबर नहीं होता है। कभी कभी होता है तो कभी कभी से स्टेटमेंट नहीं होता है। स्टेटमेंट मतलब होता है 100% सही होना चाहिए, वो नहीं, ऐसा नहीं। अगर 1% के लिए भी मान लो कि तुम 99 केस के लिए किसी स्टेटमेंट को ट्रू कर रहे हो, सिर्फ एक केस के लिए गलत हो रहा है, तो उसको फॉल्स स्टेटमेंट मानते हैं, ट्रू नहीं मानते। अगर कोई स्टेटमेंट या कोई रूल्स है तो वो सबके लिए रूल्स है ना, तो यानी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता इसलिए क्योंकि ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। ठीक है, चलिए नोट करिए। प्रॉपर्टी को आगे कंटिन्यू करते हैं, थर्ड नंबर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पे डायरेक्ट आईआईटी में क्वेश्चन रहता है। ठीक है, समझना, एडवांस में भी प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन रहता है। ठीक है, बताएंगे कैसे रहता है। एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ए बी सी, अगर ए में बी इंटू सी मल्टीप्लाई करो, ए बी इंटू सी के बराबर होगा। ठीक है, हाँ मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होना चाहिए तब।
अगर तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का रहेगा तो ये मेंटेन रहेगा प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी सेम ऑर्डर का रहेगा। मान लो 2 ऑर्डर का दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब भी ए बी और बी ए इक्वल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर चेंज नहीं किया, देखो ए बी सी यहाँ भी है, यहाँ भी ए बी सी है, तो हम यहाँ क्या किए, ए में बी इंटू सी मल्टीप्लाई किए हैं, या ए इंटू बी में सी मल्टीप्लाई किए हैं, इसीलिए इक्वल मेंटेन है, ठीक है। अगर ऑर्डर इंटरचेंज होगा तो फिर बराबर नहीं होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है मैट्रिक्स में, ठीक है। मतलब a प्लस बी इंटू सी अगर रहेगा तो ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं, अलग अलग दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। इसका जनरल केस भी लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू अगर c प्लस डी है तो सेम ऑर्डर को बिना चेंज किए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी, या पहले हम एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखते हैं ताकि समझ में ठीक से, ए इंटू क्या हो गया, सी प्लस डी प्लस बी इंटू ऑल्सो सी प्लस डी। अब फिर से ये वाला रूल पे आ गया ना, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये जनरल केस में हो गया, है ना, ये होल्ड करता है। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर। आइडेंटिटी लॉ होल्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स बराबर क्या होता है, ए, जैसा कि हम पीछे बताए हुए थे नहीं। इसको इधर से भी कर सकते हो, इक्वल टू आई इंटू ए। यूनिट मैट्रिक्स में को इधर से मल्टीप्लाई करें या इधर से, सेम होता है। तो आई मतलब क्या है, यूनिट मैट्रिक्स लिख देता है, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेम एज मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एक ऑर्डर का होना चाहिए, ठीक है। और ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ऑफ मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जैसे एग्जांपल, अगर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2 5 7 9, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स है। तो बस तुरंत से हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिट मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के, ठीक है, यानी 1 0 0 1 आंसर, ठीक है। यानी इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार करके देख लेते हैं। देखो 2 5 7 9 1 0 0 1 मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 + 0 2, हाँ, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 + 5 5, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 7 + 0 7, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 + 9 9। तुम देख सकते हो वापस से मैट्रिक्स ए आ गया, है ना। यानी कि मैट्रिक्स ए में अगर यूनिट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से मैट्रिक्स ए बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो यूनिट मैट्रिक्स होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है किसी मैट्रिक्स का, ठीक है। इनवर्स लॉ होल्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छा से समझना। आप लोगों को मैट्रिक्स में बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, उसका लिंक यहीं से रहता है, ठीक है।
देखो a इंटू बी इज इक्वल टू, अगर i होता है और इज इक्वल टू b इंटू ए, तो b को हम लोग ऐसे भी हम लोग जानते हैं बेटा, किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, जैसे 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/3, यानी उसको मल्टीप्लाई करने पे क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे दे। तो तुम जानते हो कि 3 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है 1, तो अब 3 में क्या चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बनेगा, तो 3 में 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 1, इसलिए 1/3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3, नंबर के लिए हो गया, यहाँ मैट्रिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना। तो a इंटू बी इजकल टू आई इजकल टू बी इंटू ए होगा, तो b इज मल्टीप्लिकेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a, और यहाँ पर a एंड b दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना जरूरी है, ठीक है। a एंड b आर नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मतलब होता है जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो, तभी ये संभव है, ठीक है। एक और बार समझा देते हैं, a इंटू बी बराबर आई बराबर b इंटू ए अगर होता है तो b को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a कहते हैं, तो a भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ b होगा, ठीक है। इसको नोट करो, इसका कुछ और भी पॉइंट हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देख रहे थे, थोड़ा सा इसके बारे में और समझा देते हैं। अगर a इंटू बी इजकल टू आई इजकल टू b इंटू ए है, तो हम लोग b इज द इन्वर्स ऑफ, या हम ऐसे लिख सकते हैं a एंड b आर इन्वर्स टू ईच अदर, a एंड b आर इन्वर्स टू ईच अदर, मतलब a अगर b का इन्वर्स है तो b भी a का इन्वर्स होगा, ठीक है। यानी अगर a इन्वर्स इज इक्वल टू b है, इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू b इन्वर्स भी होगा, नहीं, इन्वर्स का सिंबल है, ठीक है। अब निकाला कैसे जाएगा वो तो आगे समझेंगे हम लोग, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ और कॉन्सेप्ट नहीं है, बस यहाँ से ही समझ सकते हैं। आज थोड़ा टाइम कम है, नहीं तो हम इस पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पे क्वेश्चन यहाँ से करवा सकते हैं, ठीक है। वो थोड़ा ज़्यादा स्टैंडर्ड चीज़ है, इसलिए हम उसको फ्रेश अलग से करेंगे तो ठीक रहेगा। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी में, ठीक है। कितना नंबर बताए थे हम लोग? अभी पढ़े थे 6 नंबर तक पढ़े थे, नहीं 7 नंबर। कैंसिलेशन लॉ, does not holds, और ये a इन्वर्स बराबर b या a इजकल टू b इन्वर्स तभी संभव होगा जब मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इजकल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ b ऑल्सो नॉट इजकल टू 0, तभी संभव है, नहीं नॉन सिंगुलर होगा तब। क्यों ऐसा होता है इसका रीजन आगे बताएंगे, ठीक है। जब इन्वर्स निकालने का मेथड बताएंगे ना तो उस टाइम बताएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग अभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे है, अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं जस्ट लाइक, ठीक है। कैंसिलेशन डज नॉट होल्ड, मतलब a इंटू बी इजकल टू b इंटू सी अगर है तो हम ऐसे b और b को कैंसिल नहीं कर सकते हैं ना, मतलब हम नॉट इम्प्लाइज दैट a इजकल टू सी, ये लिखना गलत होगा, यानी b और b ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते हम, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समझना सही से। नेक्स्ट 8 नंबर, if a and b are two square matrices of same order, then a और b अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला इसका है, समझना सही से। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लिखना है तो हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे फॉर्मूला गलत हो जाएगा, हाँ मैट्रिक्स में कैसे गलत हो जाएगा बताते हैं, ठीक है, समझना सही से। इसका मतलब हो गया a प्लस बी इंटू ए प्लस बी।
उसको जो बताए थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसे सॉल्व करो। a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस b इंटू ए प्लस b इंटू बी स्क्वायर, ये होगा इसका सही रिजल्ट। अब चूंकि ए बी और बी ए यहाँ पे इक्वल नहीं है ना, अलजेब्रा में क्या होता है ए बी और बी ए सेम होता है तो 2ab लिख देते हैं, तो ऐसे लिखना होगा, ठीक है, 2ab नहीं लिखना है। सेकेंड नंबर, उसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, 2ab नहीं लिखना है, ठीक है। थर्ड नंबर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर लिखना है तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। ऐसे हम लोग क्या जानते हैं इसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला फेल हो गया क्योंकि ए बी और बी ए को काट नहीं सकते क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मैट्रिक्स में। इसी प्रकार और भी चीज़ कर सकते हैं। 9 नंबर देखते हैं। इफ़ जैसे a टू द पावर m होल टू द पावर n लिखते हैं, तो इसको हम a टू द पावर n टू द पावर m लिख सकते हैं या a टू द पावर mn भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए a टू द पावर 2 टू द पावर 3, तो a टू द पावर 3 होल टू द पावर 2 लिख सकते हैं, यानी a टू द पावर 6 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये पावर वाला रूल यहाँ होल्ड करता है। अगर a टू द पावर m प्लस n है, a टू द पावर m a टू द पावर n ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। से ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए तभी संभव है, नहीं। A is the square matrix, किसी भी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पावर का रूल यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और वो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको ऐसे लिखना है, ठीक है। मतलब वो फार्मूला जो हम लोग अलजेब्रा में पढ़े थे वो फेल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये बेटा हम लोग पढ़े मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो। देखो इसमें थ्योरी काफ़ी ज़्यादा है और थ्योरी से ही एडवांस का भी क्वेश्चन रहता है। IIT एडवांस में मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरी से ही रहता है, तो मैट्रिक्स में थ्योरी को अच्छा से समझना बहुत ज़रूरी है। मल्टीप्लिकेशन में देखो अभी ये कितना बड़ा बात बताया यहाँ पर, एसोसिएटिव लॉ में पीछे बताए थे, नहीं। यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत लोग कैंसिल कर देगा, एसोसिएटिव लॉ में ऑर्डर चेंज कर देगा, बहुत सारा गलती होने का चांस रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो हर चीज़ को बारीकी से समझो। इसके बाद का क्लास हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी तो डेफिनेशन वाला चीज़ सब था, इसके बाद का जो क्लास होगा बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट सब आएगा उसमें, ठीक है। तो उसको डिस्कस करेंगे। अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाना है, ऐसे बनाओगे तो NCERT कुछ क्वेश्चन बन सकता है। अभी मल्टीप्लिकेशन तक के लिए शायद 1 या 2 एक्सरसाइज हम देख के बताएंगे, देख लेना। कुछ कुछ क्वेश्चन शुरू से आप मैट्रिक्स का बना सकते हो तब तक, ठीक है। ऐसे अभी हम लोगों को आगे और भी पढ़ना है, लगता है 3-4 लेक्चर और करेंगे तब कंप्लीट होगा मैट्रिक्स। तो अच्छे से आप लोग नोट कंप्लीट करना और रिवाइज भी करते जाना, ठीक है। और फिर जब हम पूरा पढ़ा देंगे तब आप अच्छे से क्वेश्चन JEE लेवल का सब सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू।